नमस्कार। तो टाटा मोटर्स के हालिया तिमाही नतीजों ने एक ऐसी हेडलाइन बनाई है जिसने ना सब कुछ चौंका दिया है। एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो दिख रहा है वही सच है? चलिए आज इसी बड़ी हेडलाइन के पीछे की जो असली कहानी है ना, उसे परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा वो नंबर 77,170 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना, 70,170 करोड़ का प्रॉफिट। अब ये नंबर देखकर तो किसी को भी लगेगा कि भाई कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ गाड़ियां बेची होंगी, है ना? मतलब क्या जबरदस्त तिमाही रही होगी। लेकिन यहीं पर कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। सवाल यह है कि क्या ये पैसा सच में गाड़ियां बेचकर आया है? मतलब क्या ये असली कैश है या फिर ये बैलेंस शीट में किया गया कोई अकाउंटिंग का खेल है? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस चमक दमक वाले नंबर के पीछे की असलियत आखिर है क्या। क्योंकि जैसा कहते हैं ना, असली कहानी तो हमेशा सतह के नीचे ही मिलती है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने की चाबी है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं वन टाइम गेन या एक मुश्त लाभ। अब ये क्या होता है? ये वो मुनाफा है जो कंपनी को अपने रोज के काम से नहीं मिला, मतलब कार बनाने या बेचने से नहीं। ये तो एक खास घटना की वजह से आया है, जो इस केस में है डीमर्जर, यानी अपने एक बिजनेस को अलग करना। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, ये सिर्फ कागज पर है, ये असली कैश नहीं है। अब जरा स्क्रीन पर देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं एक साथ। एक तरफ है वो हेडलाइन वाली कहानी, 76,170 करोड़ का जबरदस्त प्रॉफिट, और दूसरी तरफ है असली हकीकत। और वो ये है कि कंपनी को अपने कोर बिजनेस में, मतलब गाड़ियां बनाने बेचने के काम में, असल में घाटा हुआ है। जी हां, आपने सही सुना, लॉस। तो फिर ये मुनाफा कहां से टपक पड़ा? ये आया डीमर्जर से हुए एक कागजी लाभ से, जो लगभग 82,616 करोड़ का था। तो ठीक है, अगर हेडलाइन वाला प्रॉफिट कंपनी की सही सेहत नहीं बता रहा, तो फिर सवाल उठता है कि कंपनी की असली सेहत है कैसी? और इसका जवाब हमें मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। चलिए एक नज़र उस पर डालते हैं। ओके, तो इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू, यानी कुल बिक्री, ये 13% गिरी है। ये एक अच्छी खबर नहीं है। अब आते हैं बीच वाली लाइन पर, ईबीडीए। आसान भाषा में ये कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट है, और ये तो माइनस में है। मतलब कंपनी को अपने मेन बिजनेस से ही 1404 करोड़ का घाटा हुआ है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना, कि जो नेट प्रॉफिट दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उस वन टाइम गेन की वजह से चमक रहा है। तो यहां पर एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि कभी भी सिर्फ नेट प्रॉफिट की हेडलाइन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी बिजनेस की असली ताकत, उसकी असली सेहत, उसके रेवेन्यू और उसके ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी इबिडा में छिपी होती है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। और बात सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट देखें तो वहां भी कुछ चिंता की बातें हैं। पहली चीज, डीमर्जर के बाद कर्ज का बंटवारा कैसे होगा, इस पर बहुत ध्यान देना होगा। दूसरी, इन्वेंट्री, मतलब जो माल बिका नहीं है वो बढ़ रहा है। ये इशारा हो सकता है कि डिमांड कमजोर है। और सबसे बड़ी बात, अरे भाई, जब ऑपरेशन में ही घाटा है तो ऑपरेशन से कैश कहां से आएगा? इसका सीधा मतलब है कि कैश फ्लो भी कमजोर है। चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के मुकुट के सबसे बेशकीमती हीरे की, जो फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती भी बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैगुआर लैंड रोवर यानी जेएलआर की। देखिए, जेएलआर ना इस वक्त कई मुश्किलों से एक साथ जूझ रहा है। एक तो हाल ही में एक साइबर अटैक हुआ जिसने इनके काम पर असर डाला। ऊपर से चीन, जो इनका एक बहुत बड़ा बाजार है, वहां डिमांड ठंडी पड़ गई है। फिर अमेरिका के नए टैरिफ का भी खतरा है। और इन सबके साथ पूरी दुनिया में जो ऑटो सेक्टर में मंदी चल रही है, उसका असर तो है ही। और इन सब मुश्किलों का असर इतना ज्यादा है कि खुद मैनेजमेंट ने जेएलआर के मार्जिन यानी मुनाफे के अनुमान को बहुत ज्यादा घटा दिया है। कितना? सिर्फ 0 से 2%। बस ये छोटा सा आंकड़ा ही बता देता है कि जेएलआर के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खराब ही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो यहां भी आगे का रास्ता जोखिमों से भरा है, तो वहीं कुछ अवसर भी हैं। और एक समझदार इन्वेस्टर हमेशा दोनों चीजों पर नजर रखता है। तो पहले जोखिमों की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो जेएलआर ही है, जिसका प्रदर्शन डामाडोल रह सकता है। दूसरा, कंपनी का जो मेन पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, वो अभी भी घाटे में चल रहा है। और एक बहुत बड़ा खतरा यह भी है कि बहुत से लोग सिर्फ उस बड़ी सी प्रॉफिट वाली हेडलाइन को देखकर पैसा लगा देंगे, बिना पूरी कहानी जाने, और ये नुकसान करा सकता है।
लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? पहली तो ये कि डीमर्जर से लंबे समय में वैल्यू अनलॉक हो सकती है। दूसरी, अगर किसी तरह जेएलआर की गाड़ी पटरी पर लौट आई तो वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और शायद सबसे बड़ी उम्मीद की किरण है भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट, जहां टाटा मोटर्स आज की तारीख में अनडिस्प्यूटेड लीडर है और ये भविष्य के लिए एक जबरदस्त ग्रोथ इंजन बन सकता है। तो ठीक है, हमने प्रॉफिट के पीछे की कहानी समझी, जेएलआर की मुश्किलें देखीं और भविष्य के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज पर भी बात की। अब इन सब के बाद वो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर इन्वेस्टर के मन में होगा कि अब टाटा मोटर्स के शेयर का क्या करें? खरीदें, बेचें या बस देखते रहें? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है जो सबके लिए फिट हो जाए। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का इन्वेस्टर है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो बाजार के उतार चढ़ाव को झेल सकता है और भारत की ईवी ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करता है, तो उसके लिए ये एक मौका हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है जिसे जल्दी प्रॉफिट चाहिए या जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो शायद उसके लिए मुनाफा बुक करना ही सही रणनीति हो। लेकिन अगर मौजूदा हालात को देखें, जहां एक तरफ चमकता प्रॉफिट है और दूसरी तरफ कमजोर ऑपरेशंस, तो एक संतुलित नजरिया होल्ड करने का बनता है। मतलब अभी रुककर देखने का। क्यों? क्योंकि कोर बिजनेस अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और जेएलआर की रिकवरी पर भी अभी एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऐसे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी होगी। तो हमारी बात यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक इन्वेस्टर का असली काम शुरू होता है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आगे आने वाली तिमाहियों में किन चीजों पर नजर रखनी है। कौन से वो संकेत हैं जो बताएंगे कि कंपनी सही रास्ते पर है या नहीं। तो अगली तिमाही के लिए ये एक तरह का इन्वेस्टर चेकलिस्ट है। बस इन 4 चीजों पर नजर रखिए। नंबर 1, क्या जेएलआर का मार्जिन उस 0.2% के दायरे से बाहर निकल रहा है? नंबर 2, क्या टाटा का कोर पैसेंजर बिजनेस घाटे से निकलकर मुनाफे में वापस आ रहा है? नंबर 3, क्या कंपनी अपने काम से पॉजिटिव कैश कमा पा रही है? और आखिरी नंबर 4, डीमर्जर के बाद कंपनी अपने कर्ज को कैसे संभाल रही है? इन 4 सवालों के जवाब ही आपको टाटा मोटर्स के भविष्य की सबसे साफ तस्वीर दिखाएंगे।